So, hello student, let's start with first chapter of 11th biology. The chapter is cell, the unit of life. बेसिकली जो सेल है वो लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अंदर की हर लाइन, हर डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने चारों तरफ देखते हो, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपको कुछ जीवित चीज़ें और कुछ निर्जीव चीज़ें भी दिखाई देती है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ, आप खुद आश्चर्यचकित हो सकते हो और अपने आप से पूछ सकते हो कि वाट इट मेक दैट an organism living or what it an integrate that does not have which a living thing has। आप ये अपने आप से पूछ सकते हो कि क्या है जो लिविंग को लिविंग बनाता है और जो निर्जीव में नहीं है और जो सजीव में है ना। यानी कि आप बेसिकली इतना समझ सकते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कैसे कर सकते हैं, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, उसके बारे में आपको बताया है। The answer of this question is presence of the basic unit of the life, the cell। इस क्वेश्चन का आंसर है कि जिस चीज के अंदर सेल उपस्थित होता है वो लिविंग थिंग हो जाती है और जिसके अंदर सेल नहीं होता है वो नॉन लिविंग थिंग हो जाती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो कंपोज्ड ऑफ सेल से, वो किसके बने हुए हैं, वो सेल्स के बने हुए हैं। Some are composed of a single cell and are called unicellular। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक ही सेल के बने हुए हैं, उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब ही एक होता है, सेलुलर का मतलब एक सेल है उसमें। और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सेल्स के, दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइंड करके उन सेल्स के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, सेलुलर का मतलब होता है सेल, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, लाइकस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। तो यही बात कर रहा है यहाँ पे, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स बता रहा था मैं आपको। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वायरस कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में भी बात करेंगे। आगे समझते हैं व्हाट इज ए सेल। सेल क्या होता है? तो सेल को अगर मैं बहुत ही बेसिक से बताऊं आपको, जीरो लेवल पे, तो जिस प्रकार हमारा घर है छोटे छोटे पत्थरों से या फिर ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से बना होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि शरीर में काम करने वाली सबसे छोटी जो इकाई है ना, वो क्या है, वो सेल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल नहीं है, जैसे कि वायरस, वो पूरा सेल नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रख सकता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर इससे ज़्यादा सेल्स यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ये काम कर पाएंगे। एक सेल से कम वाले ऑर्गेनिज्म ये काम नहीं कर पाएंगे। एंड परफॉर्म द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जो जिंदा रहने के लिए जरूरी जो फंक्शन है वो भी कर पाएगा कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन नहीं कर पाएगा? जो एक सेल से कम है वो ये दोनों काम नहीं कर पाएंगे। ये दोनों काम कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यूनिसेलुलर से स्टार्ट होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी इसको आराम से कर सकते हैं। आगे समझते हैं, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंस लिविंग। अगर कोई एक सेल से कम है तो वो स्वतंत्र यानी कि अकेला, इंडिपेंडेंट, किसी दूसरे पे डिपेंड हुए बिना अपनी लाइफ को पूरा नहीं कर सकता।
Hence, cell is the fundamental structure and fundamental unit of the all living organisms. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेल है तो हम उसको लिविंग मानेंगे। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो लिविंग को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। उसके बाद है फंक्शनल यूनिट, यानी कि शरीर का जितना भी काम है, जितना भी फंक्शन है, वो कौन करता है? वो सेल करती है। अलग अलग जगह के सेल अलग अलग काम करते हैं, इसलिए इतना बड़ा शरीर बहुत सारे काम कर सकता है। आगे समझ सकते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल। एक साइंटिस्ट है ये ल्यूवेनहोक, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था और उसके बारे में डिस्क्राइब किया था अपनी बुक के अंदर। वो सेल एक लिविंग सेल था। इससे पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल को देखा था। वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, फिर भी रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। सेल का एक ऐसा पोर्शन होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे पूरे देश को कंट्रोल करता है प्राइम मिनिस्टर, उसके सारे देश के डिसीजन को लेता है, उसी प्रकार सेल का पूरा जो डिसीजन है, कब प्रोटीन को बनाना है, कब विटामिन को बनाना है, ये सारे डिसीजन जो लेता है वो न्यूक्लियस लेता है। या फिर आप कह सकते हो वो कंपोनेंट जो सेल के सारे डिसीजन लेता है उसी को न्यूक्लियस कह सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ द सेल भी न्यूक्लियस को कहा जाता है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड द ऑल स्ट्रक्चर डिटेल्ड ऑफ द सेल। जब तक सेल को देख नहीं सकते तब तक आप सेल को ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसके बाद जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तब सेल की जो साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर बहुत ही खतरनाक मतलब रिवोल्यूशन आ गया था, क्योंकि सेल पूरा दिखाई दे रहा था। साइंटिस्टों को सेल डिवाइड करते हुए दिखाई देने लग गए थे। इस वजह से सेल के जो ऑर्गन्स थे उनके बारे में पढ़ना और सेल की प्रोसेस को, सेल डिवीजन की प्रोसेस को, सेल के प्रोसेसिंग की प्रोसेस को, सबको समझना बहुत ही इजी हो गया था। उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट है, एक है स्लाइडन और एक है स्वान। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडन जो थे वो 1838 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। मेथिया स्लाइडन और थियोडोर स्वान भी थे। ये जर्मनी के बोटनिस्ट थे। इन्होंने ये बताया था, अगर ये बोटनिस्ट थे तो ये प्लांट्स पे काम करेंगे। इन्होंने ये बताया था प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। और जो थियोडोर स्वान थे वो एनिमल्स पे काम करेंगे, वो जूलॉजिस्ट है। ये जर्मन से बिलोंग करते हैं तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये 1838 में आए थे तो वो 1829 में आए थे, सॉरी 1839 में आए थे, इसके एक साल बाद। तो इन्होंने कह दिया कि प्लांट्स सेल के बने होते हैं। उसी प्रकार थियोडोर स्वान ने भी बोल दिया कि जो एनिमल्स होते हैं, ये देखो ब्रिटिश के थे और ये थे ब्रिटिश इंग्लैंड का ही पोर्शन है, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट आर थिन आउटर लेयर विच इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये सेल को पढ़ रहे थे तो इन्होंने देखा कि सेल के सबसे बाहर थिन आउटर लेयर होती है, उसको कवर करने वाली एक बहुत ही पतली लेयर होती है, उसको इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने की या फिर डिस्कवरी किसने की, तो किसने की थी? थियोडोर स्वान ने की थी। ठीक है। ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड on his studied on plant tissue that presence of cell wall is a unique character of the plant cell। इन्होंने जब एनिमल्स को देखा और उसके बाद में जब ये प्लांट्स के सेल को देखने गए, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल वॉल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, आगे हम पढ़ेंगे एक एक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में भी, अभी बेसिक समझिए आप कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रिजिड स्ट्रक्चर होती है वो सेल वॉल होती है। उस सेल वॉल को इन्होंने देखा था, थियोडोर स्वान ने, कि वो एनिमल्स के अंदर नहीं होती, वो प्लांट्स के अंदर होती है। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट्स का कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। कि ये लाइन जो है थियोडोर स्वान ने बोली थी।
ये जूलॉजिस्ट थे, फिर भी प्लांट्स के बारे में लाइन बोली थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। आगे समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। इस बेसिस के आधार पर ये डिसाइड किया गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी और जो एनिमल्स होते हैं वो भी, दोनों के दोनों सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। ये डिसाइड किया गया था। ये एक हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिसका कोई प्रूफ ना हो। मैंने सोचा और मैं एज ए साइंटिस्ट अगर जनता को ये बात बताता हूँ तो उसको हाइपोथेसिस बोलेंगे। अगर उसका कोई प्रूफ होगा तो वो हाइपोथेसिस नहीं होगी। आगे समझते हैं। स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मूला द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन्होंने दी थी थियोडोर स्वान और मेथियास स्लाइडन ने। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है। दिस थ्योरी हावेवर डिड नॉट एक्सप्लेन इज द हाउ सेल्स फॉर्म्ड। इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि सेल्स कैसे बनते हैं। सेल थ्योरी को अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊं तो सेल थ्योरी सिर्फ इतना कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, किसके बनते हैं, वो सेल या फिर सेल प्रोडक्ट्स के बनते हैं। इतनी सी है सेल थ्योरी। लेकिन जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, आज हम जानते हैं कि एक सेल जब डिवाइड करता है तो दूसरा सेल बनता है। जबकि पहले साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि सेल के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो जाकर नए सेल बनाते होंगे। ये थ्योरी बहुत पुरानी थी। इसको डिस्कार्ड किया था रुडोल्फ विचरोव ने। रुडोल्फ विचरोव 1855 में आए थे। इन्होंने देखा था सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल फॉर्म करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि जो एक सेल है वो डिवाइड करेगा और अपने जैसे दूसरे सेल बनाएगा। तो जो ये दूसरे जो सेल है, ये नए सेल हैं, ये किससे बने हैं, अपने पहले वाले सेल से। यानी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको अगर लैटिन भाषा में लिखें तो ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट नीट में आ चुका है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसका स्टेटमेंट है, ये रुडोल्फ विचरो का स्टेटमेंट है। आगे समझते हैं। modified the hypothesis of Schleiden and Swan to give cell theory a final shape। इन्होंने अपनी लाइन को ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी का मतलब होता है न्यू, सेलुला का मतलब होता है सेल, ई का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग और सेलुला का मतलब फिर से होता है सेल। तो न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं। इस लाइन का मतलब ये निकला। इस लाइन को इन्होंने स्लाइडन और स्वान की थ्योरी में इंक्लूड कर दिया और फाइनल सेल थ्योरी को कुछ इस प्रकार से प्रपोज किया। रुडोल्फ विचरो की जो थ्योरी थी उसका नाम लिनिएज थ्योरी रखा था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है। आगे समझते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये सेल थ्योरी का स्टेटमेंट बताया गया। किसने बताया था, स्लाइडन ने, स्वान ने और रुडोल्फ विचरो के मिलने के बाद ये दो स्टेटमेंट लिखे गए थे सेल थ्योरी के अंदर कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। ये लाइन जो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये रुडोल्फ विचरो की लाइन है जो कि सेल थ्योरी में कंक्लूड की गई। तो आगे समझते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है, सेल के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन ए अनियन पी और ए ह्यूमन चीक। आपने ज़रूर प्याज के अंदर या फिर मानव के गाल के अंदर कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखा होगा। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर को वापस रिकलेक्ट करते हैं, याद करते हैं। द अनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल। जो प्याज होता है ऑब्वियसली वो एक प्लांट का प्रोडक्ट है, तो वो प्लांट सेल है। हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। जैसा कि हमें स्वान ने बताया था कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर है। इसीलिए ये जो अनियन है, प्लांट सेल है, उनमें क्या होगी, सेल वॉल होगी। और जो ह्यूमन का चीक है वो एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल नहीं होगी। एज इट आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेल के क्या होगी, सेल वॉल होगी, उसके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी।
द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव ए आउटर मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था, जो किसी भी एनिमल सेल के सबसे बाहर होती है। किसने दिया था? स्वान ने नाम दिया था, और स्वान ने ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की थी, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। आगे समझते हैं डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है सेल की, है ना। इसके बाहर सेल नहीं है। सेल की सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिमिट करती है सेल को कि इससे बाहर फैलो मत, एक्सपेंड मत करो, तो इसलिए लिखा है डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सेल को जो कंट्रोल करता है, सेल की जो पूरी फंक्शनिंग होती है, पूरे डिसीजन होते हैं, वो कौन लेता है? न्यूक्लियस लेता है। यहाँ पर लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस, जो कि मैं आपको बता देता हूँ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस के बाहर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन भी लिखा जाता है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सेल्स 2 टाइप के हो सकते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। उस क्रोमोसोम से क्या बनता है? जेनेटिक मटेरियल बनता है। उसमें जेनेटिक मटेरियल में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऐसे सेल्स जिसके अंदर का न्यूक्लियस के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और ऐसे सेल्स जिनमें वो मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है नया, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। और प्रो का मतलब होता है पुराना, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर नया न्यूक्लियस होता है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे पुराना न्यूक्लियस होता है क्योंकि इस न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो इस प्रकार सेल्स जो है वो 2 प्रकार के हो गए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस के शेप के आधार पे, या फिर न्यूक्लियस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आधार पर, या फिर बाउंड्री मेम्ब्रेन के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइड्स द वॉल्यूम ऑफ सेल। चाहे सेल यूकैरियोटिक हो चाहे सेल हो प्रोकैरियोटिक, दोनों के ही अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक पानी जैसा तरल पदार्थ होगा, लिक्विड मटेरियल होगा, जिसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जितनी भी एक सेल की एक्टिविटी होती है वो किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जैसे कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का बनना है, तो सारे एंजाइम कहाँ पे काम करते हैं? यहीं पे काम करते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि मेन एरिया जो एक्टिविटी के लिए है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। बहुत सारे रिएक्शंस लगातार होते रहते हैं सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए। अगर वो रिएक्शंस ना हो तो हमारा सेल डेड हो जाएगा, और सेल के डेड होने से हम भी डेड हो जाएंगे। आगे समझते हैं। बेसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अथर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। केवल न्यूक्लियस ही नहीं, सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ऐसी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर होती है। उन पार्ट्स को बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स, और ये सेल ऑर्गेनेल सेल का अलग अलग काम करते हैं। तो हमने बात की ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनेल्स वो भाग होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं सेल के जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड होती है और वो सेल का अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाता है, ऐसे अलग अलग काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलर जिसको ईआर बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, लाइसोसोम
माइट्रोकोंडिया, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज 3 प्रकार के होते हैं, स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और पेरोक्सिसोम, जिनके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। वैक्यूल्स भी एक ऑर्गेनेल होता है सेल का, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं मिलता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड हो। न्यूक्लियस भी ऐसा होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन ना हो। आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर मिलती है, लेकिन उसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। वो मिलती है यूकैरियोटिक में। न्यूक्लियस पे भी डबल मेम्ब्रेन मिलती है यूकैरियोटिक में, और ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जिनके ऊपर भी माइट्रोकोंडिया और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, और जैसे ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, इनके ऊपर केवल मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। ये बिना मेम्ब्रेन के नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर आते हैं। आगे समझते हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, राइबोसोम और सेंट्रोसोम दोनों ही ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इन द सेल बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, sorry for disturbance, both eukaryotic and prokaryotic within the cell ribosomes are both found not only in cytoplasm। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर भी मिलते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन वो केवल साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते, वो और भी जगह मिलते हैं। जैसे ईआर के ऊपर चिपके हुए मिलते हैं, जैसे माइट्रोकोंडिया के अंदर मिलते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स के अंदर मिलता है, एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है, वो हम आगे सीख लेंगे, ये बस बेसिक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में, एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस के बारे में। तो डोंट वरी अबाउट इट, बस आप समझते चलो धीरे धीरे। आगे समझते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। जैसा कि मैंने आपको बताया, राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन है, सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन है। सेंट्रोसोम हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर। सेल डिवीजन हमारा अगला चैप्टर है, इसमें इसका फंक्शन और समझ में आएगा। जब हम सेंट्रोसोम पढ़ेंगे तब भी इसके फंक्शन की बात करेंगे। अभी एनसीईआरटी बेसिक लिखती है कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है और राइबोसोम काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। मैं आपको बता देता हूँ। सेल्स डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल जो होता है वो अलग अलग शेप का होता है। ये शेप क्यों होता है अलग अलग? क्योंकि अलग अलग सेल को अलग अलग काम करना पड़ता है, और जिसको जो काम करना पड़ता है उसी के अनुसार वो अपना शेप बदल लेता है। एग्जाम्पल के लिए, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है। आपसे सीधा सीधा नीट में सवाल पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा होता है। ये ओनली 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर। जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर माइक्रोमीटर में ही नापा जाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो ओस्टिड यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उसका डायमीटर दिया गया है 7 माइक्रोमीटर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का डाटा, एनसीईआरटी का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आरबीसी जो कि ह्यूमन आरबीसी यानी कि मेमेलियन आरबीसी है, उसका डायमीटर कितना दे रखा है? 7 माइक्रोमीटर दे रखा है। और उसका शेप भी मैं आपको बता देता हूँ, बाई कॉनकेव शेप होता है। बाई कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब होता है कैरम की जो गोटी होती है, कैरम का जो कॉइन होता है जिससे कैरम खेलते हैं, उसको आप देखना, वो राउंड होता है और ऊपर नीचे से चिपका हुआ होता है।
ऊपर नीचे से कुछ इस प्रकार की बाउंड्री होती है उसकी, तो उस शेप को बोला जाता है बाइकॉनकेव शेप, जो कि आरबीसी का शेप होता है। अगला है नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल इसलिए होते हैं क्योंकि इनको इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करना होता है, इसलिए ये अपने शेप को लॉन्ग शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप्स। ऑब्वियसली वेरी करते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे ब्रेन के सेल अलग शेप के होते हैं, लीवर के सेल हेक्सापोडल होते हैं, अलग शेप के होते हैं, कुछ इस प्रकार से। दे मे बी डिस्क लाइक, पोलीगोनल, कोलुमनार, क्यूबोइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। इरेगुलर का एग्जाम्पल WBC हमारा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो जर्म्स को मारने के लिए अपना शेप जो है लगातार चेंज करता है। और ये जो शेप दे रखे हैं NCERT में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल कैसा हो सकता है। डिस्क लाइक हो सकता है, पोलीगोनल जिसके बहुत सारे एजेस होते हैं, कोलुमनार कॉलम के जैसे कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, क्यूबोइडल एक क्यूब के जैसे हो सकते हैं, थ्रेड लाइक एक धागे के समान पतले से हो सकते हैं, और इरेगुलर WBC के जैसे भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल्स में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल अपने काम करने के अनुसार अपने शेप को मॉडिफाई कर लेता है, उसी प्रकार यहाँ पे लिख रहा है कि फंक्शन पे डिपेंड करता है सेल का शेप क्या होगा। यहाँ पर NCERT कुछ डायग्राम देती है जिसमें से आप सेल का शेप समझ सकते हो। जैसे ये राउंड और बाइकॉनकेव होता है, इस प्रकार तो ये राउंड होता है और ऊपर नीचे से ये चपटा होता है, पिचका हुआ होता है, इसलिए इसको बाइकॉनकेव लिखा होता है। ये रेड ब्लड सेल का डायग्राम है, आपको डायग्राम भी आना चाहिए। ये WBC का डायग्राम है जो कि अमीबोइड होता है। अमीबोइड अमीबा के जैसा होता है। अमीबा आप पढ़ोगे एक प्रोटोजोआ होता है जिसका भी शेप इरेगुलर होता है WBC की तरह। कोलुमनार इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल सबसे सारे ऑर्गन्स को कवर करने वाला टिश्यू होता है, जिसके सेल्स कैसे होते हैं, कोलुमनार होते हैं, एक कॉलम के जैसे होते हैं। कॉलम के जैसे मतलब पिलर होता है ना, पिलर, उस प्रकार का कॉलम बन जाता है इनमें, तो इसको कोलुमनार सेल बोलते हैं। इनका शेप होता है लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। लॉन्ग भी है, नैरो भी है, आप देखकर समझ सकते हो। इरेगुलर को ही अमीबॉइड शेप कहते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। ये है नर्व सेल। नर्व सेल ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। ब्रांच्ड इसलिए है क्योंकि इसको मल्टीपल जगह से सिग्नल को प्राप्त करना होता है, और एक सिंगल जगह जिसको एक्सोन बोलते हैं वहाँ से इसको सिग्नल को आगे भेजना होता है, इसलिए ये ब्रांच और लॉन्ग होता है। अगला डायग्राम है ट्रेकीड का। ट्रेकीड जो होता है इलोंगेटेड होता है। ये प्लांट्स के अंदर मिलने वाला सेल है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक सब्सटेंस को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, तो ये इलोंगेटेड शेप का होता है। ये है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स होते हैं पत्ती के अंदर, जो प्लांट की लीफ होती है उसके अंदर होते हैं, और इन्हीं सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये राउंड या फिर ओवल प्रकार के हो सकते हैं। ये NCERT की सेल और इनके शेप आपसे मैच द कॉलम करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे, इनके बेसिक डिफरेंस को भी समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।